हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम लाइट। दिस साइड सिद्धांत विश्वकर्मा डूइंग एमबीबीएस। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम दो टॉपिक में डिवाइड है, केमिकल एंड आयनिक। तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कवर करेंगे और अगले पार्ट में क्या करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम कवर करेंगे। सो केमिकल इक्विलिब्रियम से एक या दो सवाल नीट में आते हैं जो कि आपके 4 to 8 मार्क्स के रहते हैं। तो ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप हमारा जो छोटा सा शॉर्ट लेक्चर है उसको देख लेंगे। इसमें मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं सेम। आप सेम क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जितना आप आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग रिटेन कर लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक के। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से मतलब आप लोग क्या समझते हैं? तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? फिजिकल सेंस में डिफाइंड एज नो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब कि बॉडी जैसे स्टेट में है सेम उसी तरीके से उसी स्टेट में रहे। ठीक है। तो अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं। ठीक है, एक कोण दिया गया है, इसको उल्टा रखा गया है यहाँ पे सेकेंड फिगर में, और फर्स्ट फिगर में सीधे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोण क्या है, बिल्कुल स्टेबल तरीके से है तो क्या है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, अगर इसमें हम कोण को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। दैट मीन्स ये अपने पोजीशन पे नहीं आना चाहेगा। तो दूसरा वाला क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये थोड़ा सा फिजिक्स के सेंस में होगा। केमिस्ट्री के सेंस में क्या होगा कि केमिकल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि फिजिकल चीजों से रिलेटेड, और फिजिकल चीजें में क्या आती हैं, फेज चेंज। ठीक है, तो फेज चेंज जितने भी होते हैं क्या होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा, H2O लिक्विड चेंज हो रहा है H2O गैस में, तो क्या एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मान लीजिए रिएक्शन हो गया PCl5। ठीक है, टूट रहा है PCl5 PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, PCl5 सॉलिड। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल है PCl5, ये टूट के क्या बना रहा है, PCl3 प्लस Cl2। अब सेम क्या होगा कि PCl3 Cl2 मिलके PCl5 भी बना लेते हैं। अब पहले तो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है कि PCl5 टूट रहा है, पूरा 100% है। बाद में एक ऐसा टाइम आएगा कि PCl5 जितना टूटना रहेगा, जितना ब्रेक होना रहेगा उतना ब्रेक हो जाएगा, बाकी दोनों चीजें फॉर्म हो जाएंगी। तो उस टाइम को बोलेंगे कि हम लोग इक्विलिब्रियम की, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो, दैट टाइम इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन जाने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो, रिएक्टेंट के साइड जाए। दैट मीन्स प्रोडक्ट मिलके क्या बना है, रिएक्टेंट। तो यहीं पे देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल। रिवर्स को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रिया आर स्टेबल। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रिया क्या होती हैं, स्टेबल होती है तब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसे रिएक्शन जो दोनों साइड जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 3Fe रिएक्ट कर रहा है 4H2 मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब क्या होगा कि Fe3O4 प्लस 4H2 मिलके क्या बना सकते हैं, 3Fe प्लस 4H2। तो क्या है, रिएक्शन दोनों साइड जा रही है, दैट मीन्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, जो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है बीच में, ये किसका साइन है, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, सेम होती है, आर सेम, आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी। ठीक है, डायनेमिक डू नॉट सीज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शंस होती हैं वो डायनेमिक होती हैं, चलती रहती हैं, रुकती नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट केवल क्या करता है, अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है, अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर करने का मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है या तो घटाता है, रिएक्शन को जल्दी करवाता है या तो कम करवाता है।
लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आप लोग सीधे सीधे लिखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, नो इफेक्ट। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दो चीजें इसमें होती हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं सेम फेज में हो, सेम फेज, फेज का मतलब क्या हुआ कि स्टेट उनका क्या है। ठीक है। तो फेज तीन ही हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। अगर सब कुछ सॉलिड में हो, कैटलिस्ट भी सॉलिड में हो, तो क्या होता है वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में हो, सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैस में हो। ठीक है। तो H2 गैस प्लस I2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रिएक्टेंट भी गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में है, तो क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। सिमिलरली CH3COH प्लस C2H5OH लिक्विड मिलके क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है, CH3CO C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। दिस इज ऑल्सो अ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि सभी क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। अब अगर एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ पे CaCO3 और CO क्या है, सॉलिड है, लेकिन CO2 जो है क्या है, गैस फेज में है। तो यहाँ पे दो फेज आ गया, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सीधे सीधे क्या कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन दैट इज एक्टिव मासेज of reacting species each raised to a power that is equals to the corresponding stoichiometric number of the substance appearing in chemical reaction। इसका मतलब मैं आप लोग को अभी समझाता हूँ। ठीक है। क्या है, एक्टिव मास मीन्स द मोलर कंसेंट्रेशन। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इतना समझिए कि एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, मोलर कंसेंट्रेशन। मान लीजिए कोई रिएक्शन हम लोगों ने ले लिया, N2 + 3H2 मिलके क्या बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है। सब गैसियस फेज में है। अब यहाँ पे हम लोग को अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, R = रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का लिखना हुआ, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो आपके रिएक्टेंट हैं वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट R दैट इज इक्वल्स टू K, और क्या हो जाएगा यहाँ पे N2H2⁴। ठीक है। तो यही चीज दी हुई है कि क्या होते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में होते हैं एक्टिव मास, और क्या होता है, रेज टू द पावर दैट इज इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक नंबर। ठीक है। तो इसका नंबर स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है। और हमको पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, कि इक्विलिब्रियम होता हो सकता है इक्विलिब्रियम पे अगर आपका कंसंट्रेशन, केमिकल कंसंट्रेशन दिया है तो Kc बोलते हैं उसको, और गैसियस है तो क्या बोलते हैं उसको, Kp बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वल होती है। तो KF(x, y) = KF(z) KR(z) रिवर्स रिएक्शन के लिए है। रिएक्शन क्या है, एक्स गैस प्लस वाई गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद जेड गैस। इस रिएक्शन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब क्या करेंगे हम लोग, KF/KR को क्या लिख सकते हैं, जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है। अब क्या होता है, जो KF/KR है, क्या है, दिस इज KF डिवाइडेड बाई KR, और इसको क्या लिख सकते हैं, KB दैट इज इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम। ठीक है। और इस K इक्विलिब्रियम को हम लोग KC भी बोलते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं बोलते हैं, कभी लगभग टाइम क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं, आप लोग को केसी ही बोलना है। ठीक है। उसके बाद अगर गैसियस दिया है, तो गैसियस क्या चीजें होती हैं, उनमें प्रेशर टर्म आते हैं। ठीक है। तो उनको हम लोग प्रेशर के हिसाब से डील करेंगे, तो उस टाइम क्या आता है, केपी आता है। ठीक है। तो केपी में क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर, अगर मान लो रिएक्शन कोई है, लेट्स से ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, C+D। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है दोनों। अब हम लोग मानते हैं कि N1 मोल ए का है और N2 मोल क्या है, बी का है। इसको क्लियरली लिखते हैं यहाँ पे, N2 मोल क्या है, बी का है। और सी और डी में क्या है मोल्स, M1C प्लस M2D। सब गैसियस स्टेट में है, क्या है, ऑल आर गैसियस इन नेचर। ठीक है।
सारे गैसियस नेचर में है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, गैसियस नेचर में है तो पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व होगा, तो क्या हो जाएगा पीसी। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का सीधे सीधे मतलब होता है, अगर केसी लिख रहे हैं तो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, केसी सबसे पहले जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, फिर उसके बाद उसके कोएफिशिएंट का पावर डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट दैट इज N2 S2 टू द पावर 3, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, ठीक है। तो जितने भी अगर वॉल्यूम 1 लीटर में दिया है तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर वॉल्यूम नहीं दिया 1 लीटर में तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, हमेशा कंसंट्रेशन में ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि अगर 1 लीटर में है तो डायरेक्ट मोल रख देंगे, 1 लीटर में नहीं है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये चीज होगी सारे गैसेस में है तो क्या लिख देंगे, इनके पार्शियल प्रेशर टू द पावर m1 पीडी टू द पावर m2 इक्वल्स टू पीए n1 पीबी n2। और इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एनजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि डेल्टा एनजी क्या होता है, ठीक है। डेल्टा एनजी हम लोगों ने क्या निकाला था, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है, डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। ये चीज होगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, व्हेन डेल्टा एन इक्वल्स टू जीरो देन केपी इक्वल्स टू केसी। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, केपी इक्वल्स टू केसी, ठीक है। केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आर टी टू द पावर जीरो। और किसी भी टर्म के पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा केपी इक्वल्स टू केसी। एग्जाम्पल क्या है, H2 + I2 गैस मिलके क्या बना रहा है, 2HI। तो इसमें कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 1 1 + 1, तो क्या आ जाएगा, 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसमें केपी इक्वल्स टू केसी है, केपी इक्वल्स टू केसी का रिलेशन क्या है, केपी एंड केसी का, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और केपी क्या होगा, केसी से बड़ा कब होगा, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी। तो सिमिलरली एग्जांपल दिया, PCl5 गैस PCl3 गैस प्लस Cl2 बना रहा है। और कम कब होगा, जब N2 + 3H2 क्या मिला रहा है, यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या जा रही है, -2 आ रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, केपी इज लेस देन केसी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार और, ठीक है। वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको देखना है कि केपी कैन एग्जिस्ट ओनली फॉर दैट इक्विलिब्रियम विच सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन। हम लोग केपी को कब लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विल बी इन गैसियस फेज, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि गैसियस फेज के लिए ही लेते हैं। और क्या होना चाहिए, नो कंपोनेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम शुड बी इन सोल्यूशन फेज। सोल्यूशन फेज में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सोल्यूशन फेज में प्रेजेंट होता है तो इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, केपीसी। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमको यहाँ पे समझना है कि दो चीजें, कि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है कि फॉरवर्ड में। सो रिएक्शन बैकवर्ड में कब जाएगी, जब प्रोडक्ट से क्या हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में जाए, ठीक है। और फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाए, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि H2 गैस I2 गैस के साथ मिलके क्या बना रहा है, 2HI गैस बना रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट का डिफिनेशन क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, QC होता है, सॉरी, ठीक है, QC। उसका डिफिनेशन क्या होता है, इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अदर देन द इक्विलिब्रियम स्टेट। होता केसी ही है, ठीक है, टेक्निकली केसी होता है, लेकिन केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, और क्यूसी कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब तीन चीजें आती हैं, अगर क्यूसी क्या हो, केसी से बड़ा हो, तो फॉर सच ए सिस्टम प्रोडक्ट मस्ट बी कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या है, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है,
प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट की तरफ जाना चाहिए टू रीच इक्विलिब्रियम। द सिस्टम प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट फॉर्मिंग रिएक्टेंट टू रीच इक्विलिब्रियम। तो इस केस में क्या होना चाहिए, सिस्टम कहाँ जाना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए। बैकवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ कि राइट टू लेफ्ट जाना चाहिए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, रिएक्शन क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है। अब बी क्या है, क्यू इक्वल्स टू केसी, मतलब कि क्या होना चाहिए, रिएक्शन क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, क्योंकि क्यू और केसी दोनों इक्वल है। अब तीसरा क्या है, केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी। अगर केसी बड़ा है ये, तो सीधे सीधे क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अचीव्ड है, दैट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा है और वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इस केस में रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए, फॉरवर्ड जाना चाहिए, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों जाएगा, टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट रिएक्शन जाएगी, ठीक है। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी में मैं एक चीज और भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे, उसके पहले नए टॉपिक से जाने से पहले, कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ केसी। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम और केसी। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। केसी की वैल्यू अगर 10⁻³ से ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। और अगर केसी की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 10⁻³ होगी, क्या होगी, केसी की वैल्यू लेस देन 10⁻³ तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड साइड जाएगी, ठीक है। ये चीजें डायरेक्ट तो पूछ सकती हैं आपके, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी और के इक्विलिब्रियम और केपी को कौन कौन सी वैल्यू अफेक्ट करती है, क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर तो क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल ऑन द प्रोडक्ट। बाय चेंजिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस। सीधे सीधे इसलिए है क्योंकि अगर मान लो कोई भी रिएक्शन है, CaCO3 सॉलिड क्या बना रहा है, CaO सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो अगर इसमें Kp लिखेंगे तो केवल क्या आएगा, Kp में कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आएगा, क्योंकि एक ही गैस है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका Kc भी लिखेंगे फिर भी कंसंट्रेशन किसका आएगा, CO2 का आएगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में क्या है, केवल CO2 है, ठीक है। तो नेचर पे डिपेंड करता है, सॉलिड को नहीं लेते हैं नेचर में, क्योंकि सॉलिड क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को इसलिए लेते हैं क्योंकि क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन देता है, log K2/K1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एंथैल्पी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब कि कितना एनर्जी लग रहा है रिएक्शन को प्रोसीड करने में, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे कि क्या होता है, रिएक्शन जल्दी होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग को लिखना हो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, तो टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस डेल्टा एच, ठीक है। तो सेम वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि लॉग ऑफ K2/K1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच। इसीलिए लिखा है इसको, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया है। तो अंदर क्या हो गया कि 1/T1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/T2 माइनस 1/T1। तो सेम चीजें आ गई, log K2/K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको याद करना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम में भी है और केमिकल काइनेटिक्स में भी है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि log K2/K1, यहाँ पे जो ऊपर होगा उसका टेम्परेचर बाद में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है, व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इंथैल्पी क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की होगी, ठीक है। तो उस केस में अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं,
पहले टेम्परेचर T1 है, बाद में टेम्परेचर T2 कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, विल मेक K T2 इज ग्रेटर देन K T1। तो उस केस में क्या हो जाएगा, K2 क्या हो जाएगा, K1 से बड़ा हो जाएगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब उससे उल्टा क्या होगा, अगर डेल्टा एच निगेटिव होगा, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही, एनर्जी रिलीज हो रही, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मैथमेटिकली के K1 इज ग्रेटर देन K T2। उस केस में रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आपका सीधे यहाँ से सर्सन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, थियोरेटिकल इसी पोर्शन से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc ऑल्सो डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में सेम। अगर हम लोग रिएक्शन को लिखें N2 गैस प्लस 3H2 गैस, क्या बना रहा है, 2NH3। तो केसी इस केस में क्या बताया था मैंने कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द पावर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अगर इसी रिएक्शन को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2NH3 N2 प्लस 3H2। अब इस केस में केसी क्या आ जाएगा, के डैश सी लिख सकते हैं, मतलब कि नया केसी क्या है, ठीक है। क्या आ जाएगा, N2H2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय NH3 टू द पावर 2। क्या सीधे सीधे इसका उल्टा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के डबल डैश के सी इक्वल्स टू 1 बाई के सी। इनवर्स हो जाएगा, जितना पावर रहेगा, जितना मतलब कंसंट्रेशन रहेगा, सेम उसी के कंसंट्रेशन में आ जाएगा चीज इधर। अगर हम लोग अगर NH3 लिख रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे अंडर रूट पावर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा केसी में, ठीक है। और अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा केसी में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वैल्यू भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि कितना, डिसोसिएशन का सबसे पहले मतलब अपन क्या समझते हैं कि डिसोसिएट होना मतलब टूटना, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक्सटेंस ऑफ डिसोसिएशन की कितना टूट रहा है। तो क्या होता है कि अगर मान लो 1 मोल है, 1 मोल कितना टूट रहा है और कितना बचा हुआ है, तो वही क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। E is the fraction of the mole of reactant that underwent dissociation. It is represented by अल्फा। अल्फा क्या होता है, सीधे सीधे अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट हुआ है, डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल, कितना प्रेजेंट था पहले, ठीक है। टोटल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर 1 मोल है, 1 मोल है तो 1 मोल के टर्म में अल्फा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिसोसिएटेड मोल के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। डिसोसिएटेड मोल के इक्वल लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू। लेकिन ये केवल 1 मोल के केस में होगा, नहीं 1 मोल नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो यहाँ पे NH3 गैस क्या बना रहा है, हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस में डिसोसिएट हो रहा है। इनिशियली 1 मोल है, बाद में 0 0, इनिशियली 0 0 है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साथ 0 0 है, डिसोसिएट कितना हुआ, एक्स हुआ है, एक्स डिवाइडेड बाई टोटल कितना था इनिशियली 1, तो x/1। इस केस में केवल x के इक्वल होगा क्योंकि 1 मोल था। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस से 2 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा, x/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x/2। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू, अल्फा न्यू दैट इज इक्वल्स टू 2 - x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इनिशियल वाले से डिवाइड किया, डायरेक्ट नहीं लिखा हम लोगों ने। तो ये अंतर होता है कि कितना डिसोसिएट हुआ। हम लोग जल्दीबाजी में क्या लिख सकते हैं, जो ए वैल्यू आती है डिसोसिएटेड की, हम लोग उसी को अल्फा लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान आप लोग देख दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका गलत होने से बचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल इक्विलिब्रिया का कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीपल इक्विलिब्रिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर दो रिएक्शन मिलके एक रिएक्शन दो रिएक्शन मिलके एक रिएक्शन बना ले रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि अगर पहले दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में K C3 क्या होगा, K1
इंटू K2, सेम यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको जो पिछला बताया था कि केसी अगर किसी भी एंड चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उस चीज को, ठीक है। कि इफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ न्यू रिएक्शन क्या होगा, वुड बी nth power of equilibrium constant of will be nth power of equilibrium constant of old रिएक्शन, ठीक है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि के सी न्यू क्या होगा, के सी न्यू इक्वल्स टू के सी ओल्ड टू द पावर एन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या हो सकता है, डिवाइड भी कर सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाइड लिख के सारा एक टर्म में समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया आपका, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो समझ में नहीं आता है लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5-10 मिनट का समय दीजिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ले चैटेलियर प्रिंसिपल। ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम एडजस्ट इन सच स्ट्रेस इज पार्शियली ऑफसेट। मतलब कि अगर कोई भी हम एक्सटर्नल स्ट्रेस किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम पे लगा रहे हैं, तो सिस्टम अपने आप को इस तरीके से मैनेज करता है कि जो स्ट्रेस हो कम से कम हो सके, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस क्या टर्म, हम लोग स्ट्रेस से क्या समझ सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस और टेम्परेचर दैट रिमूव अ सिस्टम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम स्टेट से सिस्टम को हटाना चाहता है, वही वही टर्म क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस के रूप में है, ठीक है। हम लोग इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेते हैं, PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेट मोल कितना है PCl5 का, ए मोल है, ठीक है। PCl3 का कितना है, बी मोल है। Cl2 का कितना है, सी मोल है। वैल्यूम कितना है, वी वैल्यूम है, वैल्यूम दैट इज इक्वल्स टू वी। एंड टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू पीटी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि केपी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है। तो चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं कि बी डिवाइडेड बाई PCl3 का मोल बी है, टोटल मोल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई पीटी, ठीक है। ये तो आ गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख करके नया ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं कि C डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई पीटी, ठीक है। यहाँ से हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका Cl2 का। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 लिखने के लिए ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई पीटी, ठीक है। ये टर्म यहाँ से आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि केपी क्या लिख सकते हैं, केपी दैट इज इक्वल्स टू बी सी इंटू पी टी डिवाइडेड बाई ए इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये चीज आ गई, क्योंकि बाकी सारे टर्म क्या हो गए, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से भी, ठीक है। तो चीजें क्या बची, बी सी मल्टीप्लाइड बाई पी टी डिवाइडेड बाई ए इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को हम लोग डिवाइड कर हटाते हैं, जिससे कि और भी चीजें हम लोग समझ सकें, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ठीक है। अब हम लोग को क्या लिखना है कि टोटल प्रेशर क्या है,
टोटल प्रेशर पीटी है। ठीक है, टोटल प्रेशर अगर पीटी है तो पीटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। एनआरटी मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पीटी क्या हो सकता है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर टी डिवाइडेड बाई बी। लिख सकते हैं इतनी चीज। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, आर टी बाई बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई पी टी। ठीक है, अब यहाँ से अगला हम लोग टर्म समझते हैं कि अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि केपी दैट इज इक्वल टू बी सी इंटू आर टी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है कि पीटी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी बाई आर टी। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है, आर टी बाई वी। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने। तो इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसको मानते हैं, इसको मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है। पहला इफेक्ट क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हम लोग रिएक्टेंट के मोल चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, है क्या, केपी इक्वल्स टू बी सी इंटू आर टी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। एग्जाम्पल क्या हो गया, के सी और केपी दोनों एक ही चीजें होती हैं अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू इक्वल हो। तो यहाँ पे अगर प्रेशर है तो केपी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो बी सी इंटू आर टी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, तो क्या लिखेंगे, बी सी मल्टीप्लाइड बाई आर टी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल क्या क्या है यहाँ पे, केवल सी क्या है, जो ए है क्या है, केवल रिएक्टेंट का मोल है ए। तो अगर ए का मोल अगर कम हुआ, अगर मान लो कि हम लोग ए में डी मोल्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, डी मोल्स PCl5 का ऐड हो रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, केपी दैट इज इक्वल टू बी सी इंटू आर टी डिवाइडेड बाई ए प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई। तो क्या हो रहा है, केपी में क्या चेंजेज आ रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। दैट मीन्स इस केस में क्या हो जा रहा है, केपी क्यूपी में क्या है, केपी इज ग्रेटर देन क्यूपी, क्योंकि अगर ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम से शिफ्ट हो रहा है तो केपी हो जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगा, ऐसी चीजें हो जाएंगी तो रिएक्शन क्या होना चाहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। कोई चीज समझ में आई कि नहीं। देखिए क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग, अगर डी मोल्स PCl5 का ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, केपी तो पहले ही है, डी मोल्स नीचे आने पे टर्म क्या हो जाएगा, क्यूपी में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूपी में चेंज हो जाएगा। क्यूपी में चेंज हो गया तो मतलब ये कम हो गया, क्यूपी इज लेस देन केपी। अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ठीक है, तभी तो इक्विलिब्रियम पे अटेंड होगा। अब प्रोडक्ट के मोल के लिए क्या होगा, अगर हम लोग डी मोल्स क्या कर रहे हैं, डी मोल्स ऑफ PCl3 और PCl और Cl2 कोई एक चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि Kp क्या, Qp क्या हो जाएगी, दैट इज बी, मान लो बी प्लस डी इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई आर टी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। तो इस केस में क्या है, Kp तो यही है, Qp बढ़ जा रही है, तो क्या हो जा रहा है, Kp और Qp में क्या है, Qp इज ग्रेटर देन Kp, तो रिएक्शन क्या जाना चाहेगा, बैकवर्ड में जाना चाहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, चेंज इन वैल्यूम। चेंज इन वैल्यूम में क्या क्या चीजें आएंगी, अगर वैल्यूम v से v डैश हो गया तो घट जा रहा है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आएगा, क्यूपी लेस देन केपी का रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। अगर इनर्ट गैस के एडिशन करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वैल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट वैल्यूम का केस। ठीक है, एट कांस्टेंट वैल्यूम पे अगर हम लोग डी मोल्स ऐड करते हैं, ठीक है, डी मोल्स ऑफ एन इनर्ट गैस इज एडेड, तो होगा क्या उस केस में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो पहले थे, प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ अगर मोल्स बढ़ गया तो पीटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो पीटी क्या हो गया, पीटी डैश में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उस केस में क्या हो जाएगा, ये पीटी डैश डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, आर टी बाई बी के इक्वल ही आएगा, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं।
इस केस में क्या है, के पी इक्वल्स टू क्यू पी, ठीक है, नो इफेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का नो इफेक्ट होता है, क्या होता है, नो इफेक्ट, ठीक है। ये चीज कैसे हुई कि प्रेशर बढ़ गया, ये चीज आपको समझ में आई कि मोल बढ़ने से प्रेशर कैसे बढ़ गया, क्योंकि क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। यहाँ से अगर मोल से बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग को कंफ्यूजन आई होगी कि कैसे बढ़ा, इसलिए मैंने ये चीज बता दी, ठीक है। अब क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, अब एट कांस्टेंट प्रेशर पे चीजें हम लोग समझते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, डी मोल्स है, ठीक है, डी मोल्स इनर्ट गैस का क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, इनर्ट गैस। तो क्या हो रहा है कि अगर डी मोल्स बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम वी से वी डैश बढ़ेगा। तो सेम लाइक पहले की तरह क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने पे क्या चीजें हो रही हैं, चेंज इन वॉल्यूम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएंगी चीजें, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा जो मैंने यहाँ पे बताया था, तो ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या चेंजेज लाता है, ठीक है। कैटलिस्ट इनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, क्या करता है कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे कि रिएक्शन रेट क्या हो सके, फास्ट या स्लो हो सके। अगर लोअर कर रहा है तो रिएक्शन रेट डेफिनेटली फास्ट होगा, जिससे कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पे टाइम कम लगेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। Catalyst lowers the activation energy of the forward reaction and the reverse reaction to the same extent. The presence of catalyst does not alter the equilibrium constant nor does it shift the position of an equilibrium system, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर का केस क्या होता है, अब यहीं से आप लोग समझिए कि अगर टेम्परेचर को हम लोग टी से क्या कर रहे हैं, टी डैश क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज, तो होगा क्या, केपी क्या था, बी सी इंटू आर टी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ठीक है। और अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्यूपी हो जाएगा, क्यूपी दैट इज इक्वल्स टू बी सी मल्टीप्लाइड बाई आर टी डैश डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। अब क्यूपी बढ़ गया, क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी। अगर क्यूपी ग्रेटर है केपी से तो क्या होगा, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टी डैश क्या है, टी से बड़ा है, तो इस केस में केपी भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्या होगी, रिएक्शन विल गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर केपी कम है तो क्या हो जाएगा, और अगर क्यूपी इज लेस देन केपी, मतलब कि क्या है, टी डैश इज लेस देन टी, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि thus for an endothermic reaction delta is equals to positive with increase of temperature net reaction moves in forward direction, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, and decrease in temperature favor backward reaction, while for an exothermic delta अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और फॉरवर्ड में जाएगी विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मैं पहले ही आपको ये चीज बता चुका हूँ। अगर लास्ट टॉपिक इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि डेल्टा जी क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज होता है, गिव फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं, एट गिवन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, if all the reactants and product are taken at a concentration of 1 mole per liter, the free energy change of the reaction is called delta G naught। और डेल्टा जी नॉट है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। रिमेंबर दैट डेल्टा जी नॉट इज नॉट नेसेसरीली द फ्री एनर्जी चेंज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। समेशन का मतलब ही क्या होता है कि सारे एनर्जी का सम, तो प्रोडक्ट में जितने भी रहेंगे उनका सम, और रिएक्टेंट में जितने रहेंगे उनका सम, उससे हम लोग डेल्टा जी निकाल देंगे, ठीक है। और अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव आया तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन क्या होता है, इसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं इस चीज को।
और अगर डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है ही, ठीक है। और इट हैज बीन प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड दैट डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, आर टी एल एन के, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के क्या हो सकता है, के सी के पी के इक्विलिब्रियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, टी केल्विन में है, आर क्या है, जूल में, डेल्टा जी नॉट जूल में आएगा, आर क्या है इन कैलोरी, देन डेल्टा जी नॉट विल बी आल्सो इन कैलोरी। अगर आर कैलोरी में है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, कैलोरी में आएगी, ठीक है। तो ये था आज का थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, ठीक है। मल्टीपल इक्विलिब्रिया का कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया था, ठीक है। इस केस में क्या है, एन टू प्लस थ्री एस टू मिलकर क्या बना रहा है, टू एन एस थ्री के वन है। एन टू प्लस ओ टू मिलकर क्या बना रहा है, टू एन ओ के टू है। और एस टू प्लस हाफ ओ टू मिलकर क्या बना रहा है, एस टू के थ्री। अब देखिए कि थ्री एस टू बनाना है, ठीक है। तो हमको जो थ्री थ्री थर्ड रिएक्शन है इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थ्री एस टू प्लस थ्री बाई टू ऑफ ओ टू, क्या आ जाएगा ये, थ्री एस टू, ठीक है। इस केस में क्या आ जाएगा, अगर हम लोग एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये के थ्री टू पावर थ्री, ठीक है। अब क्या है कि टू एनओ है तो टू एनओ तो सेम है, ठीक है। और सेम 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 इसी तरीके से रखेंगे, क्योंकि के टू क्या है, एनओ क्या है, प्रोडक्ट साइड में है। नेक्स्ट क्या है, टू एन एस थ्री। टू एन एस थ्री का मतलब कि यहाँ पे तो प्रोडक्ट साइड में है, लेकिन इस जो ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्टेंट साइड है। तो क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, वन बाई के वन, ठीक है। अब तीनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो सेम सिमिलरली यही चीज आएगी कि टू एन एस थ्री प्लस थ्री बाई टू ओ टू, और ओ टू मिलकर क्या बना लेगा, प्लस हाफ ओ टू, दैट इज फाइव बाई टू ओ टू, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू एन ओ प्लस थ्री एस टू, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के थ्री टू दावर थ्री मल्टीप्लाइड बाई क्या है सेकेंड वाला, के टू डिवाइडेड बाई के वन। तो वैल्यू किस क्या आ रही है, के सी की आ रही है, नए वाले की। तो ऑप्शन है क्या है, सही है, ठीक है। मल्टीपल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट था, इजी क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल। तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है केसी और केपी के बीच का, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। तो किसमें इक्वल नहीं होंगे, जिसमें डेल्टा एन जी जीरो नहीं होगा। डेल्टा एन जी अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, केपी और केसी इक्वल नहीं होंगे। अगर जीरो है तो केपी एंड केसी आर इक्वल। तो हमको इसमें डेल्टा एन जी फाइंड करना है केवल। तो डेल्टा एन जी पहले केस में क्या होगा, दो मोल क्या है, अरे प्रोडक्ट के हैं, दो मोल रिएक्टेंट के, तो टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें तो होगा ही। सेकंड क्या है, एसओ टू प्लस एनओ टू, एसओ थ्री प्लस एनओ, सेकंड में भी क्या हो जाएगा, टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। थर्ड क्या है, एस टू प्लस आई टू मिलकर टू एच आई बना रहा है, तो इस केस में भी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। लास्ट क्या है, टू मोल्स ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस ओ टू मिलकर क्या बना रहा है, टू सी ओ टू। इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू टू माइनस एक ही मोल है तो दैट इज वैल्यू वन आ गई। तो इस केस में क्या होगा, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी के पावर वन आ जाएगा, आर टी टू दी पावर वन। तो केपी क्या होगा, के सी आर टी होगा। और केपी और केसी इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, किस केस में इक्वल नहीं है, ऑप्शन डी में क्या है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, if the value of equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 raised power 12, then at equilibrium the system will contain। देखिए मैंने अभी बताया था पीछे की केसी की वैल्यू अगर 10 रेस्ट पावर 3 से ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। और अगर केसी की वैल्यू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 से कम होगी तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है, 10 रेस्ट पावर 12 है, मतलब कि इससे बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है मतलब क्या है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो चुका है, क्या बना चुका है वो, प्रोडक्ट्स बना चुका है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, मोस्टली प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, सुक्रोज प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जितना एट 300 केल्विन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बताना। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या थी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के। तो हमको क्या बताना है, के की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, केसी, तो हम लोग यहाँ पे केसी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो केसी की वैल्यू क्या होगी, 2 × 10⁻13। टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन है, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स। जूल क्या होता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हम लोग यहाँ से डेल्टा जी नॉट क्या लिख सकते हैं, -8.314 इंटू टेम्परेचर 300 मल्टीप्लाइड बाई एल एन। सीधे केसी की वैल्यू रख दिए, 2 × 10⁻13, ठीक है। ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, केवल फार्मूला में वैल्यू पुट करने का। ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जाना है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जाना है। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, निगेटिव -x है, दैट मीन्स डेल्टा एच क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रहा है। तो मैंने अभी बताया हुआ था कि अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड जाना चाहिए तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बताइए आप लोग, टेम्परेचर क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। लो होगा तभी क्या जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हाई हो जाएगा, ठीक है। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन द हेबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वर टेकन फॉर द रिएक्शन which yielded only 50% of the expected product. What will be the composition of gaseous mixture under the aforesaid condition in the end? हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया बनता है। तो अमोनिया बनने के लिए क्या होता है कि 3H2 + N2 क्या बनाते हैं मिलके, अमोनिया का फॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 30 लीटर क्या है, H2 है, 30 लीटर डाई नाइट्रोजन है, और इसको इनिशियली 0 होगा। अब एक्सपेक्टेड है हाफ बन रहा है, तो हाफ इसका जाएगा भी, ठीक है। 30 माइनस हाफ ऑफ 30 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 30, दैट इज 30 - 15, ठीक है। तभी तो हाफ बनेगा। तो कितना बनेगा अमोनिया, 10 लीटर का फॉर्मेशन होगा। कितना फॉर्मेशन होगा अमोनिया, 10 लीटर। क्योंकि अगर इसके 3 मोल के साथ इसका 3 मोल रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है, ठीक है। तो 1 मोल अमोनिया बनने के लिए कितना चाहिए, 3/2, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, 15 लीटर चाहिए होगा। तो बचा कितना, H2 15 लीटर, सेम सिमिलरली N2 कितना बचेगा, 30 माइनस, कितना बचेगा, 30 माइनस हाफ ऑफ, कितना बचेगा, 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5। 10 का 10/2 दैट इज 30 - 5, क्या बचेगा, 25 लीटर नाइट्रोजन बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, 10 लीटर अमोनिया, 25 लीटर नाइट्रोजन एंड 50 लीटर हाइड्रोजन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आ सकता है नीट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द above reaction at 298 Kelvin, reaction क्या है, 3O2 gas is in equilibrium with 2O3 gas at 298 Kelvin. Kc is found to be 3.0 into 10 raised to power minus 59 if the concentration of O2 is 0.04 molar, then concentration of O3। तो ठीक है, तो 3O2 गैस क्या है, इक्विलिब्रियम में है 2O3 गैस के साथ। तो केसी क्या आ जाए, केसी दैट इज इक्वल टू O3⁴ डिवाइडेड बाई O2⁴। अब केसी की वैल्यू दी गई है 3.0 इंटू 10⁻⁻59, दैट इज इक्वल्स टू O3² डिवाइडेड बाई O2। O2 की कंसंट्रेशन क्या दिया गया है, ये कंसंट्रेशन है, ये मोलर मतलब मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। मोलरिटी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है। अब 0.040, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻²। तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻²⁻2 ठीक है। अब क्या आ जाएगा, O2 इस O3 सॉरी, क्या हो जाएगा, O3², ठीक है। O3⁴ दैट इज इक्वल्स टू 3.0 इंटू 10⁻⁻59
इंटू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 64 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। अब यहाँ से ये चीज क्या आ जाएगी आपकी, 64 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, 65। ठीक है, अगर इसको 64 करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 6.4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻65। ये वैल्यू क्या आएगी, 19.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻64, यहाँ क्या होगा 64 होगा। ठीक है, और O3 स्क्वायर होगा तो O3 कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻64 है, इसका अंडर रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा 32, 10 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻32। अभी क्या है 19.2, 19.2 का अगर स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 4 से ज्यादा होगा और 5 से कम होगा, क्या आ जाएगा 4.3 के आसपास आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस केवल कैलकुलेशन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसिस इन द रिएक्शन A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D आर 2 3 10 एंड 6 रेस्पेक्टिवली एट 300 डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, -2.303 RT log K। अब इसमें हमको पता है R पता है, T पता है, K बताना है। ठीक है, K कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इक्वेशन से फाइंड करेंगे, A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही डायरेक्ट दिया हुआ है, मतलब एट इक्विलिब्रियम पे जितना कंसंट्रेशन है वही दिया है, कितना दिया है 2 3 10 6, तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू, केसी भी लिख सकते हैं इसको, क्या आ जाएगा 10 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3, 3 2 2, क्या आ जाएगा के की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू में पुट करते हैं, -2.303, आर की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू 300 है, लॉग 10, 10 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू 1 आती है, तो क्या आ जाएगा 600 -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 600, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -3080.80 कैलोरी। ठीक है, दैट मीन्स सेकेंड आंसर क्या है। और निगेटिव दिया है, दैट मीन्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड, क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्टेंट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो पार्ट 2 आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए आप लोग कमेंट करिए कि पार्ट 2 आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में चैनल पहुंच सके और लोगों की हेल्प हो सके। और नोट्स अगर चाहिए जो मैंने पढ़ाया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोग कमेंट और शेयर करिए लोगों को, जिससे कि हमें भी पता लग सके कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हमें भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम कुछ अच्छा अच्छा आपके लिए करें। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।